दोस्तों, जंग का रिमोट कंट्रोल अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है। जंग का रिमोट कंट्रोल अब इस आदमी के हाथ में है जिनका नाम मुस्तबा खामनाई है और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और सच ये है कि आज जंग के 24वें दिन खामनाई ट्रंप और नेतन्याहू पर भारी पड़ रहे हैं। जिस तरह से बमबारी तेल अवीव में हो रही है, इजराइल में हो रही है, या जिस तरह से ट्रंप छटपटा रहे हैं हॉर्मुज की खाड़ी में, खामनाई ने कहीं ना कहीं छक्के तो छुड़ा रखे। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या यह आदमी मुस्तबा खामनाई ट्रंप को शिकस्त दे सकता है, हरा सकता है। अब मुस्तबा खामनाई और उनकी इस्लामिक सेना ट्रंप की फौज को हरा पाती है, नहीं हरा पाती है, तो मुझे लगता है जो जंग लंबी खिंचती चली जा रही है वक्त ही बताएगा। लेकिन एक सवाल और दोस्तों है, और वो सवाल ये है कि जो वेस्टर्न मीडिया उठा रही है, ट्रंप उठा रहे हैं, ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ उठा रहे हैं, वो सवाल ये है कि मुस्तबा खामनाई जब से, यानी 9 मार्च से जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे, दिख क्यों नहीं रहे, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है, और उनकी तस्वीर जो है वो टीवी स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रही। और जब वो राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं तो फिर टेलीविज़न पर क्यों नहीं आते, उनका ऑडियो क्यों नहीं चलता है। इस तरह के सवाल बार बार इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बीच जंग में उठाए जा रहे हैं। अब ट्रंप जैसा बड़बोला नेता तो ये भी कह रहा है कि साहब मुस्तबा खामनाई जो है वो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, और जिस कंपाउंड पर हमला किया गया था 28 फरवरी को, जहां इमाम खामनाई और उनके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ और उनकी पत्नी, उनकी बेटी और भी कई रिश्तेदार जहां पर उनकी मौत हो गई थी, उसी कंपाउंड में मुस्तबा खामनाई भी थे और वो गंभीर रूप से घायल हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन बातें ये भी हो रही हैं कि जो कंट्रोल है, जो आप कह सकते हैं फैसले हैं जो इस्लामिक सेना ले रही है, उसके पीछे मुस्तबा खामनाई ही है। और मुस्तबा खामनाई के आने के बाद ही, जब से उन्होंने लगाम संभाली है, उसके बाद से ही इस्लामिक सेना दिन ब दिन चढ़ती गई। और हालत यह है कि आज की तारीख में इजराइल का जो आयरन डोम है वो ध्वस्त है, रडार सिस्टम ध्वस्त है, एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त है, अमेरिका के जहाज़ F-35 जिसको रडार पकड़ नहीं सकता वो ठोके जा रहे हैं, F-16 ठोके जा रहे हैं, आज भी F-15 ठोका गया। और हॉर्मुज की खाड़ी को लेकर तो ट्रंप छटपटा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा करे तो क्या करें। और जिस तरह से तेल के बदले तेल, गैस के बदले गैस, ये जो जंग छिड़ी, और जब हिम्मत करी ट्रंप ने और न्यूक्लियर साइट पर हमला किया ईरान के, तो फिर मुस्तबा खामनाई की फौज ने भी पहली बार इजराइल की न्यूक्लियर साइट पर, उस शहर पर हमला कर दिया जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हैं, कई मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। ये जो जंग है, ऐसा कहा जाता है, ईरान के लोग बताते कि इस वक्त मुस्तबा खामनाई के हाथ में। लेकिन यहां पर भी एक सवाल है कि मुस्तबा खामनाई सामने क्यों नहीं आ रहे, आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ईरान में या ईरान के बाहर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो सारी दुनिया जानना चाहती। और आज एक ऐसे मेहमान हैं जो अक्सर आपके सामने आते हैं, अमरीश मिश्रा साहब। अमरीश मिश्रा साहब वो शख्स हैं, हिंदुस्तान के वो शख्स हैं जिस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे थे दिसंबर जनवरी में, उस वक्त अमरीश मिश्रा ईरान में थे, तेहरान में थे। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पेजेशकियान से हुई। अली खामनाई उस वक्त ज़िंदा थे, उनके सलाहकारों से हुई। उनकी मुलाकात वहाँ के मिसाइल प्रोग्राम के हेड से हुई, वहाँ के संपादकों से हुई। अब वो मुस्तबा खामनाई से मिले नहीं मिले वो तो खुद बताएंगे। लेकिन आज की तारीख में भीतर तक जानकारी, और आज यही सारे सवाल जो मैंने उठाए हैं उनसे पूछे कि क्या युद्ध में जो भी फैसले हो रहे और ऐतिहासिक फैसले हो रहे ईरान की सेना जो ले रही, क्या उसके पीछे मुस्तबा खामनाई है, और क्या इस्लामिक सेना के दबाव में, उनके कहने पर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुस्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर बनाया था। और इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि सेना, उसकी स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी, मुस्तबा खुद उसके माहिर थी। चलते सीधे अमरीश जी के पास और वो सवाल पूछूंगा जो जंग में पूरी दुनिया जानना चाहती है। अमरीश भाई, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो सवाल है वो ये है
कि जिस आदमी ने अमेरिका के छक्के छुड़ा रखे हैं, ट्रम्प जो है एकदम बौखलाए हुए हैं, नर्वस हो गए। आज मैं देख रहा था नेतन्याहू नर्वस है पहली बार। वो जो आदमी है जिसने छक्के छुड़ा रखे हैं, जिसके सदारत में जो ईरान है वो कमाल करता जा रहा है, लोगों की, दुनिया की आंख जो है खुली हुई है कि साहब ये कैसे ईरान इतनी बड़ी ताकत से निपट रहा है, हावी होता जा रहा है। और वो जो शख्स है सुप्रीम लीडर, नया सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई, मैं उनके बारे में पूछना चाह रहा था। मुझे लगा कि भाई आप 2 महीने पहले ईरान में थे, उनकी मिलिट्री लीडरशिप से मिल रहे थे, इमाम खामनेई के सलाहकारों से मिले, आपसे बेहतर और कौन बता पाएगा जो इतना बड़ा नेटवर्क आपका ईरान में। मुझे ये बताइए कि क्या मुस्तबा खामनेई इस वक्त ईरान में है और सारा खेल उन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है, वही डायरेक्शन दे रहे हैं, या जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ कह रहे हैं कि वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं है, ना सेना से लेना देना है, ना फैसलों से लेना देना है। तो क्या इस वक्त सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे फैसले मुस्तबा खामनेई ले रहे हैं? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, मुश्तबा खामनेई इज इन कंट्रोल। वही सारे डिसीजन ले रहे हैं और वही एक तरह से मुल्क चला रहे हैं और इस जंग को लीडरशिप भी दे रहे हैं। नहीं, लेकिन अरे नहीं नहीं, जो आपने कहा कि लीडरशिप दे रहे हैं, लेकिन हमने तो ना उनकी आवाज़ सुनी 9 मार्च के बाद, जब से वो बनाए गए 9 मार्च को, ना ही हमने उनकी सूरत देखी। मतलब मैं नहीं, मतलब दुनिया में नहीं देखी। भाई जो उनका पहला एड्रेस टू नेशन था, राष्ट्र के नाम संदेश था, वो भी लिखित आया। उन्होंने वो टीवी पर नहीं आए, कोई ऑडियो मैंने नहीं सुना, कोई वीडियो दुनिया ने नहीं सुना। तो इसलिए थोड़ा सा संदेह होता है हमारे मन में भी। हालांकि हमें पता है कि युद्ध में अमेरिका या इजराइल झूठा प्रचार करते हैं, लेकिन एक मतलब होता है कि भाई हैं कहाँ, क्योंकि बाकी सारे लोग हमें दिखते हैं। हमें पेजेशकियान जो राष्ट्रपति हैं, आपसे जिनकी मुलाकात हुई थी, या फिर अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी हमें देखते हैं। इससे पहले अली लारीजानी जो आप कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी चीफ थे, उनको भी हमने देखा, इंटरव्यू में देखा। बल्कि जिस दिन मार्च हो रही थी उस दिन तो वो सड़कों पर थे, लारीजानी अपने मौत से 2 दिन पहले। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुस्तबा खामनाई स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रहे? अगर सुप्रीम लीडर है, उनकी कोई तस्वीर क्यों नहीं आ रही, उनकी कोई आवाज सामने क्यों नहीं आ रही? इसके पीछे देखिए क्या राज है? देखिए वहां पर आप तो समझ ही रहे हैं, जिस तरह के असैसिनेशन हुए हैं उसमें एक चीज सामने आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल नहीं करने। ओहो, जी। मतलब डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होगा कोई? कोई डिजिटल किसी भी तरह का। ओहो, और ये मतलब डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ऑडियो, किसी वीडियो, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई लाइव स्ट्रीमिंग, किसी मोबाइल फोन पर बातचीत, कुछ नहीं? नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके। सीधी बात है कि वो हाथ से लिखते हैं अपने, एक इंसान को वो जाता है, वो इंसान दूसरे इंसान को पहुंचाता है, वो तीसरे इंसान को पहुंचाता है। ह्यूमन कुरियर। ह्यूमन ह्यूमन कुरियर। कुरियर। जी। ह्यूमन कुरियर के माध्यम से इस समय काम हो रहा है। और आप जो ईरान के दुश्मन है शायद पसंद ना करें, लेकिन बहुत बखूबी से काम हो रहा है ह्यूमन कुरियर से। ह्यूमन कुरियर्स, क्या वो ईरान में ही है? कुछ उसके बारे में आपको पता है? मतलब तेहरान में है, या कुम में है, या फिर किसी और शहर में है, या अपने पुश्तैनी शहर में है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रशिया में है, पुतिन के पास है, कहीं वहां से ऑपरेट कर रहे हैं? भाई नहीं नहीं जो है। अमेरिका बोल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, जो जो हाँ, अखबारों में छप रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। नहीं है वो ईरान में ही, और वो अपनी तरह से वो काम कर रहे हैं। देखिए ये सब बातें कि वो रशिया में है, चाइना में है, ये उनके पिता के बारे में भी कही जाती थी कि वो आपको याद होगा ये पूरा हाँ, एक इमाम चला था। खामनाई के बारे में कहा था जी। कहा था लोगों ने कि वो रशिया भाग गए हैं और ये जंग शुरू होने के पहले वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बंकर में छुप गए। ये सब बातें, इनका कोई मतलब नहीं। बात यह है कि अगर ईरान में एक सेंट्रल कमांड है, ये दिख रहा है, और वो लगातार टारगेटेड अटैक्स कर रहा है, तो अगर वो ये चीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई टीम है और उस टीम का कोई लीडर है। ओके। एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगा वो भी आप जवाब दे ही सकते हैं, क्योंकि एक तो सिस्टम को समझते हैं, ईरान के आप स्ट्रक्चर को समझते हैं, और ईरान में आपके सोर्सेज भी हैं, और आप वॉर हिस्टोरियन भी हैं।
अ, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि जब 9 मार्च को उसके बाद जब इन्होंने राजकाज सँभाला मुज्तबा खामनई ने और उसके बाद हमने देखा कि धीरे-धीरे मुज्तबा खामनई के आने के बाद अ, ईरान ताबड़तोड़ हमले करने लगा। मतलब उसकी मिसाइलें जो हैं वो रडार सिस्टम को गिराने लगीं, उसकी मिसाइलें जो हैं वो तेल अवीव जो डिप्लोमैटिक कैपिटल है इज़राइल की वहाँ पर पहुँचने लगीं। उ ईरान की जो मिसाइलें थीं वो रिफाइनरीज़ तक पहुँचने लगीं। और कुल मिलाकर हॉर्मुज़ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो खाड़ी है हॉर्मुज़ की वहाँ पर सारा कंट्रोल बहुत तेज़ी से वो ईरान की इस्लामिक नौसेना ने ले लिया। क्या ये जो सारी स्ट्रैटेजी बन रही है, ये जो सारी स्ट्रैटेजी बन रही थी, लोग कह रहे थे कि अली लारीजानी बना रहे हैं सिक्योरिटी चीफ, लेकिन अली लारीजानी की तो मौत हो गई कई दिन पहले। उसके बाद भी हमले तेज़ हो रहे हैं। तो ऐसा शक होता है कि इसका मतलब क्या ये सारे फैसले, ये सारे कमांड मुज्तबा खामनई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जब से वो सुप्रीम लीडर घोषित हुए हैं, तब से वो काम कर रहे हैं। उसके पहले भी उनका अपना नेटवर्क था। जो इस्लामिक सेना है उसके साथ उनका बहुत करीबी संबंध था और अभी भी है। तो वो देखिए सुप्रीम लीडर बनते ही एक नई ऊर्जा पूरी इस्लामिक सेना में आ गई और जंग देखिए सेना लड़ती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जनता भी लड़ती है, जनता का मनोबल और वो सब बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपने देखा जनता कैसे सड़क पे आ आके उसने बहुत सारी साजिशों को फेल किया है। लेकिन सेना प्रमुख है, तो सेना के अंदर मुज्तबा खामनेई का बहुत बड़ा एक उनकी स्वीकार्यता है, वो उनको मानते हैं और उनके आने से एक नई ऊर्जा उनको मिलती है जो नहीं, हमको तो ये फील्ड आप में कह रहे हैं दिखाई कि पड़ती है। वो जो इस्लामिक सेना है, जो इस वक़्त कहर बरपा रही है ईरान की, उसके टच में या इंटेलिजेंस के टच में वो कैसे आए? मतलब किस तरह से मतलब उनके संबंध बने इस्लामिक सेना से या इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी जो नेटवर्क है ईरान का? नहीं देखिए, ये तो जब से उनके फादर जब अली खामनेई वो सुप्रीम लीडर बने, जो ओरिजिनल आयतुल्लाह खुमैनी के बाद, ये मुज्तबा खामनेई भी ईरान-इराक वॉर में इन्वॉल्व थे। ये लड़े थे। ओके, ओके, ये ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। ईरान की तरफ से ये लड़ते उनके पिता भी लड़े थे, वो पहले ये भी और लड़े थे। ये भी लड़े थे। और उस समय ये काफ़ी यंग थे और तो क्या है कि जो ईरान-इराक वॉर में और 8 साल वो जंग चली थी, तो हर अभी तक उसका बहुत बड़ा प्रभाव है ईरान में। तो जी। उसमें जो इन्वॉल्व रहा हो, तो वो तो सेना के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध होंगे और फिर उन्होंने उसको कल्टीवेट किया। क्यों? क्योंकि ईरान में जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें एक एक है कि जो विचारधारा क्रांति है, जो क्रांतिकारी लोग हैं, उनकी विचारधारा वो सत्ता में है पूरी तरह से, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि समाज का हर आदमी क्रांतिकारी नहीं हो सकता है, तो वो उसके लिए भी जगह छोड़ते हैं। इसलिए वहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा आदमी जो कि क्रांतिकारी विचारधारा का हो और पूरे सिस्टम का एक आदमी हो वहाँ के, वो सुप्रीम लीडर बने और उनके बनते ही सारी सीमाओं के बावजूद जो मैं बता रहा हूँ मतलब जिनको हम लोग सीमा समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मामले, उसके बावजूद वो देखिए कमांड में है और अपना जलवा दिखा रहे हैं। ये जो डे टू डे फैसले हैं मतलब जैसे मान लीजिए नेतन्याहू ने एक फैसला लिया कि पहली बार वो ईरान का जो गैस फील्ड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है बुशहर में, वहाँ पर वो हमला करेगा। और ज़ाहिर तौर पे इज़राइल ने हमला किया। जब हमला हुआ, आग लग गई और बहुत भयानक आग थी, तेल भंडार में वो आग लग रही है। उसके बाद ईरान डिसाइड करता है कि हम जहाँ-जहाँ अमेरिकन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है, जो-जो रिफाइनरीज़ गल्फ़ में, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे कतर में हो, चाहे गैस हो, चाहे ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे ऑयल फ़ील्ड हो, यहाँ पर हम 24 घंटे के अंदर पलटवार करेंगे। और ईरान ने कर दिखाया। जिससे पूरा गल्फ हिल गया, अमेरिका हिल गया। ट्रंप को अगले दिन कहना पड़ा कि भाई नेतन्याहू ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है गैस फील्ड पर हमला करके। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो फैसले हो रहे हैं कि गैस के बदले गैस, तेल के बदले तेल, न्यूक्लियर प्लांट मारोगे तो हम तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट मारेंगे। ये जो फैसले हो रहे हैं 9 मार्च के बाद, मुश्तबा खामनाई के आने के बाद, जिसको लेकर अमेरिका भी घबराया है और
कहीं ना कहीं इजराइल भी घबराया है। क्या ये सारे फैसले मिस्टर खामनाई ही ले रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए क्या है कि मुज्तबा खामनेई जब उनके पिता सुप्रीम लीडर बने उसके बाद से डिफेंस का काम, नेटवर्क, इंटेलिजेंस को हैंडल करना, उनके उसको एक कोऑर्डिनेशन करना, ये सारी इस्लामिक सेना चीजें के साथ। इस्लामिक सेना के साथ इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर चीज में आप देखेंगे कि जी। ईरान की इंटेलिजेंस सर्विस का किसी को नाम तक नहीं पता है, वो एक अलग तरह से ऑपरेट करती है, लेकिन उसका भी बहुत कमाल का एक उसका कार्य रहे। तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करना, ये करना, ये सारी चीजें मुज्तबा खामनेई लंबे समय से कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत स्मूथ था। जो लोग सोच रहे ओके। हैं कि बहुत मुश्किल से हुआ, बहुत बहुत स्मूथली हुआ, ओके। यहाँ नेचुरली पर हुआ। एक, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि मुस्तबा खामनई अपने पिता का जो मिलिट्री का काम होता था या इंटेलिजेंस का काम होता था वो खुद उसको ओवरसी करते थे, और इस लिहाज से उनके इस्लामिक सेना से, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी है ईरान की, उनके साथ, उनके कमांडर्स के साथ, उनके जनरल्स के साथ अच्छे रिश्ते थे उनके, और इसलिए वो खुद एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट थे। आप कह सकते हैं युद्ध के रणनीतिकार थे, और इसलिए वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं, और खुद शायद हार्ड लाइनर हैं इस मामले में। उनकी विचारधारा बहुत कट्टर भी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि क्या ये बात सही है, या बात सही है कि जो इस्लामिक सेना है, जो आज की तारीख में सबसे ताकतवर है मिडिल ईस्ट में, क्या ईरान की इस्लामिक सेना के जो यंग ब्रिगेड्स हैं, जो उनके यंग टर्क्स हैं, जो उनके युवा अफसर हैं, क्या उनके दबाव में कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने, जो मौलानाओं की कमेटी है जो सुप्रीम लीडर चुनती है, क्या इस्लामिक सेना चाहती थी, उसका भी प्रेशर था कि भाई इनको बनाइए, तभी इस जंग से बाहर निकल पाएंगे, इस आग के दरिया को तभी पार कर पाएंगे? क्या इस्लामिक सेना का दबाव था कि फर्स्ट चॉइस शुड बी मुस्तबा खामनेई? नहीं, बिल्कुल दबाव तो था, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो दबाव किस तरह का था, वो वैचारिक दबाव था, और वो एक स्थिति की मांग थी जिसके खिलाफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में कोई भी हो वो इसीलिए वहां तक पहुंचे भी हैं, वो चुन के पहुंचते हैं वहां असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में, इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो पूरे देश को समझते हैं, देश के में जो खतरे हैं उसको समझते हैं, और इस समय देश जंग में है, तो इसलिए उनको भी ये समझदारी थी कि हमें किसको चुनना है। तो इसलिए ओके। देखिए एक तरीके का एक अपने आप एक कम्युनिकेशन हो गया बिना कहे, सेना और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि जंग के दौरान ऐसा हुआ, और इतनी बड़ी जंग, ईरान वर्सेस अमेरिका, ईरान वर्सेस इजराइल, और जंग के बीच में अली खामनाई का मारा जाना, और साथ में पूरा परिवार का ख़त्म होना, और एक वैक्यूम हो जाना, क्योंकि आर्मी चीफ भी उनकी भी मौत हुई, डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी मौत हुई 28 फरवरी को, मतलब टॉप लीडरशिप ख़त्म हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक सेना चाहती थी कि भाई एक ऐसा आदमी जो सेना को जानता हो, युद्ध जानता हो, रणनीतिकार हो, उसको ही सुप्रीम लीडर बनाओ, किसी ऐसे मौलाना को ना बनाओ जो उसको जंग की एबीसीडी ना मालूम हो, और तब कहीं खतरा ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो आप कह रहे हैं कि मौके के हिसाब से ये चयन किया गया, चॉइस थी। बिल्कुल मौके के हिसाब से किया गया, और मुश्तबा खामने वाज द राइट मैन एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, राइट प्लेस और एट। वो अपना अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं सर। एक चीज़ और में सवाल है, और वो मैं अखबारों में भी पढ़ता हूँ, और ख़ासकर जब मैं कुछ ईरान के अखबार भी पढ़ता हूँ, वहाँ भी चर्चा है, और कहा भी जा रहा है कि भाई इमाम खामनाई 28 फरवरी, अब तो बहुत दिन हो गए उनकी मौत हुए, लेकिन अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उनको दफनाया नहीं गया है। और पहले हमें बताया गया था, और बाकायदा अनाउंसमेंट हुआ था कि इस तारीख को उनकी बॉडी रखी जाएगी, वहाँ पर लोग आएंगे, उसके बाद वो जनाजा होगा, और फिर उनको दफन किया जाएगा किसी उनके पुश्तैनी शहर में भी किया जाएगा, वो एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पे। फिर अचानक ये बताया कि नहीं, वो कैंसिल हो गया है, वो पोस्टपोन कर दिया। लेकिन उसके बाद से भी कई हफ्ते बीत गए। तो ये जो इमाम खामनाई हैं, इनकी बॉडी तो कहीं ना कहीं रखी ही होगी, इनको कब दफन किया जाएगा, कब अंतिम संस्कार कब होंगे, और क्यों नहीं हो रहे, अगर इतना डिले क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या सिक्योरिटी रीजंस है, क्या रीजंस है इसके पीछे?
देखिए, एक तो बहुत ही ऑब्वियस रीजन है कि अभी अगर आप उनका फ्यूनरल करेंगे, वो इतने बड़े लीडर थे, मतलब दुनिया के स्टेचर में नेल्सन मंडेला, पंडित नेहरू से लोग उनको कंपेयर करते हैं। तो उस तरीके के एक इंसान का अगर आप फ्यूनरल करेंगे तो कितनी भारी भीड़ होगी, अलग तरह के इंतजाम होंगे, और जंग के समय वो संभव ही नहीं, वो संभव ही ओके। नहीं है कि इस तरीके की स्थिति और क्या आपको ऐसा तो ला। नहीं है कि जो सुप्रीम लीडर नए हैं इस वक्त के, उनको भी जाना पड़ता, ऑफिशिएट करना पड़ता वहां पर? हाँ, ये भी है कि उनको भाई भाई सिर्फ उनके पिता बाप थे बेटे और की वैसे बात भी नहीं, उनको बाप जाना बेटे पड़ता। की बात नहीं हो रही, क्योंकि हाँ, एक सुप्रीम लीडर की मौत हो गई, दूसरा नया सुप्रीम लीडर आया है, तो भाई वो तो जाएगा ही, सदारत तो वही करेंगे। तो क्या बिल्कुल। ये रीजन है कि अगर सारे लीडर, सारे टॉप लीडर एक जगह, जहां जनाजा है, जहां पर बॉडी है और उसको दफन किया जा रहा है, अगर वहां सारे लोग वहीं पर अगर एक छत के नीचे आ गए, तो फिर ये तो काम नेतन्याहू के लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर तो हाँ, ये भी ये एक एक रीजन, ये सिक्योरिटी। बिल्कुल। ये देखिए, हसन नसरल्ला का भी जो उनकी जो नेतन्याहू ने ही उनका भी असैसिनेशन किया था सितंबर हिजबुल्लाह 2000, के। हिजबुल्लाह के जो चीफ थे, उनका हम्म। सितंबर 2024 में असैसिनेशन किया था। उनका फ्यूनरल जाके फरवरी 2025 में। तो ये एक एक है कि भाई जब तक देखिए एहतियात बरत हालात रहे हैं। हालात सामान्य ना हो जाए, जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हम उस इतने बड़े लीडर को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के हम विदा करें, तब तक तब तक वो फ्यूनरल रुक भी सकता है। जी। चलिए, मैं फिर एक दोबारा उस सवाल पे लौट रहा हूँ। मुझे लगा कि अभी भी आपने कहीं ना कहीं जवाब पूरी तरह से छुपाया, जो भी क्या। मैं आपसे लोकेशन तो पूछ नहीं रहा कि वो कुंभ शहर में है या तेहरान में है, और पूछना भी नहीं चाहिए, जंग का माहौल है, तो इतना तो हम लोग समझदारी होनी चाहिए कि मैं आपसे एक एक चीज़ पूछने लग जाऊँ और मैं आपको मजबूर करूँ कि ये भी बताइए, वो भी बताइए। लेकिन अपने दोस्तों के लिए मोटा मोटी मैं ये जानना चाहूँगा, आपको लगता है ये जो खत किताबत हो रही है कि भाई उन्होंने एक खत लिखा, पैगाम लिखा, वो फिर इस्लामिक सेना के चीफ के पास गया, किसी ब्रिगेडियर के पास गया, तो ये करना है, वो करना है, क्या? या फिर वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स, मतलब मेजर जनरल के साथ, या जो फौज को देख रहा है, या एरोस्पेस का जो हेड है, या मिसाइल प्रोग्राम का जो हेड है, क्या उनसे मुलाकात हो रही है, या स्ट्रिक्टली जो आपके पास खबर है, सिर्फ और सिर्फ लेटर से ही सारी चीजें जा रही हैं? देखिए, मतलब हमें हमारी जंग में कबूतर का इस्तेमाल हो रहा है कि कबूतर चिट्ठी लेके वहां पहुंचा, वो चिट्ठी लेके वापस आया। नहीं नहीं, कबूतर नहीं, ह्यूमन कुरियर मैं कह चुका हूं। उसमें देखिए क्या है कि 80% से ज्यादा काम ऐसे ही हो रहा है ह्यूमन कुरियर से। और लेकिन इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि इसके मतलब पहले से ये तैयारी थी। जून की जो जंग हुई थी 2025, उसके बाद ये तैयारी थी कि अगर दोबारा जंग होती है और लीडरशिप असैसिनेट हो जाती है, तब फिर कौन उस जिम्मेदारी में जो आएगा वो क्या करेगा, ये उसको पता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी इस समय इस्लामिक सेना के एरोस्पेस के जो हेड हैं, जी। माजिद मुसवी, अगर जी। वो कुछ डिसीजन लेते हैं तो उनको कुछ हद तक मतलब बड़े वो डिसीजन भी मिल कैंसिल सकते हैं। करना पड़ सकता है। लेकिन स्ट्राइक करने वाले डिसीजन कि अगर उन्होंने एनर्जी पे मारा तो हम एनर्जी पे मारेंगे, ये पहले से तय है। एक चीज़ और यहाँ पर पूछना चाहूँगा, क्या आपको लग रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि साहब हमको टेलीविज़न पे नहीं आना है, हमें फ़ोन पे बात नहीं करनी है, हमें मोबाइल से दूर रहना है, हमको कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ना है, क्या ये सब कुछ तब तक चलेगा जब तक ये जंग ख़त्म नहीं हो जाती? इसलिए सारे एहतियात लिए जा रहे हैं कि ईरान चाहता है, इस्लामिक सेना चाहती है कि नए सुप्रीम लीडर पूरी तरह से महफूज रहें, सिक्योर्ड रहें, और अगर वो फ़ोन पे आते हैं या कहीं पर उनकी लोकेशन मिलती है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोसाद का तो एक्सपर्टाइज ही है टारगेट किलिंग पे। जैसे लारिजानी 3 दिन पहले हमको शुक्रवार के दिन मार्च करते हुए दिखे, तो उसके बाद हमने देखा कि उनकी हत्या हो गई। या जो पैरामिलिट्री फोर्स के सुलेमानी थे, गुलाम, उनको भी हमने देखा कि किस तरह से गुलाम रजा सुलेमानी, उनकी भी हत्या हो गई। तो क्या पर्दे में ही रहेंगे ये जब तक जंग चलती रहेगी, और ये भी क्या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, एक सीक्रेसी का हिस्सा है, क्योंकि सामने मोसाद है और सीआईए है? देखिए, पर्दे में रहेंगे कि नहीं हमेशा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इस समय ये स्थिति है कि जैसे शिया धर्मगुरु जिस तरह की अंगूठियां वगैरह पहनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो
अब वो एक अलग रहस्य की बात है कि मोसाद कैसे ट्रेस करता है उसको और उसकी वजह से क्या क्या हुआ है पहले, लेकिन उन्होंने सब इस समय उतारा हुआ है। अच्छा, अंगूठी अंगूठी भी उतार दी? हाँ, और वो ओके। अभी जिस स्थिति अंगूठी में है, घड़ी वड़ी कुछ नहीं पहननी है? कुछ नहीं। जैसे मैंने ये एप्पल की घड़ी में रखता हूँ, ये नहीं? ना, ये नहीं। कोई भी और डिजिटल चीज आसपास ये नहीं है? यही नहीं, कोई अपने संपर्क, पुराने संपर्क से नहीं मिलना, सबसे बस केवल जो चीज तय हुई थी, जो चीज तय हुई थी उसके हिसाब से चलना। मतलब आप ये इसमें कह इस रहे हैं कि समय ईरान में जो अजीब तरह का माहौल है, व्यक्तिवाद जो नहीं, वहां जो सीधे तौर पे जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं लोग, जो पहले से तय है। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। इंटेलिजेंस चीफ है, एरोस्पेस का चीफ है, मिसाइल प्रोग्राम का चीफ है, आर्मी का चीफ है, नेवी का चीफ है। ये 7-8 लोग हैं जो मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे समझ नहीं आती कि सुप्रीम लीडर तो इतनी हिफाजत, इतना सबक उन्होंने ले लिया इमाम खामनेई के इस हत्याकांड के बाद। लेकिन हम देखते हैं कि जो पेजेश्कियान हैं, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मार्च में भी कर रहे हैं, और उन पर ना कोई हमला हो रहा, ना कुछ हो रहा है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, वो भी हमें दिखते हैं खुलेआम। तो ये लोग एहतियात क्यों नहीं ले रहे? या इनका कोई लेना देना नहीं इस्लामिक सेना से या वॉर से? एक तो ये बात है कि ये जिस स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, जिस सरकार के हिस्से हैं, तो वो सरकार का काम ही डिप्लोमेसी है और बातचीत करना और ये नहीं, सारी लेकिन चीजें। राष्ट्रपति पेजेश्कियान नहीं, चलिए विदेश मंत्री मान लिया कि भाई विदेश मंत्री का सेना से लेना देना नहीं, वो सिर्फ उनको डिप्लोमेसी करनी है, टीवी पर आना है, बोलना है, अपनी नीतियां बतानी है देश की। भाई राष्ट्रपति भी तो हैं, तो क्या राष्ट्रपति का भी बहुत ज्यादा आर्मी से लेना देना नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखना है? बिल्कुल। देखिए, वहां पर जो सिस्टम है, वो सुप्रीम लीडर और आर्मी देश चलाते हैं, और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो राष्ट्रपति चलाता है। वो ये नहीं अच्छा। है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो सब कुछ चलाए, जो जो हर वॉर भी ऑर्डर करे और सब कुछ करे, वो वैसी स्थिति नहीं ओके। कहीं से। मतलब सुप्रीम लीडर को हम कहें कि जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति के पास जो पावर है, वो पावर सुप्रीम लीडर के पास है। और ईरान के राष्ट्रपति जो हैं, वो सिर्फ आप कह रहे हैं कि डे टू डे एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट डे टू एग्जीक्यूट डे करने वाले। एडमिनिस्ट्रेशन देख। एग्जीक्यूटिव जो ओके। होता है ना अपने यहाँ भी, जैसे वो है चीफ एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए। चलिए एक चीज़ और बता दीजिए फिर, अब इतना कुछ बता ही रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि मुश्तबा खामनाई अपने पिता से कहीं ज़्यादा हार्डलाइनर है, नंबर एक? और क्या इस जंग में वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई समझौता आपको लग रहा है नहीं करेंगे? बातचीत तभी करेंगे जब कुछ शर्तें कबूल की जाएँ, अमेरिका कुछ शर्तें कबूल करे तभी बातचीत होगी। हार्डलाइनर हैं इस मामले में मुश्तबा खामनेई। अब दीपक जी, हार्डलाइनर शब्द से थोड़ी आपत्ति हमको, आप जानते हैं। मैं उनको क्रांतिकारी कहूंगा। मैं कहूंगा कि वो क्रांतिकारी हैं, और इस समय जो ताकतें सत्ता में हैं, यानी जो यंग ऑफिसर्स इस्लामिक सेना के, वो सब क्रांतिकारी ज्यादा हैं। मतलब उनको ये समझ में आ रहा है कि जो ईरान में जो इतना अमेरिका और इजराइल बढ़ गए कि यहाँ तक उन्होंने असैसिनेशन तक लोगों के करने शुरू कर दिए और भारी मात्रा में किए, वो उदारवाद की वजह से। ये उदारवादी एक पहलू कहीं ना कहीं पिछली रिजीम में था। तो इस ओके। उदारवाद के चलते वो अब बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहते हैं। वो एक क्रांतिकारी लाइन पे चलना चाहते हैं, जिसको हम लोग रूथलेस भी कहते हैं। वो उतने रूथलेस भी होना चाहते हैं जितने रूथलेस ओके। अमेरिका और इजराइल भी। चलिए, आपने कहा कि अली खामनेई जो थे सॉफ्ट थे, और जब असैसिनेशंस हो रहे थे, एक के बाद एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं हो रही थी या फौजी अफसरों की हत्याएं हो रही थी, तो इमाम खामनेई थोड़ा सा सॉफ्ट थे। लेकिन उनके जो बेटे इस वक्त नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई, ये हार्ड लाइनर हैं, टफ डिसीजंस लेते हैं हम। और जहाँ तक आर्मी की बात है, इस्लामिक सेना की बात है, तो इस्लामिक सेना उनके पीछे खड़ी है। सेना चाहती थी कि मुश्तबा खामनाई जैसा एक हार्डलाइनर आगे आए, कि हम एग्रेसिवली जो है वो अमेरिका से और इसराइल से ये जंग लड़ सके। और ये बात सही है कि छक्के तो छुड़ाई दिए हैं कम से कम। ट्रम्प की जो हालत मैं देख रहा हूँ कि रोज़ सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, बौखलाहट है, उनकी बड़ी आलोचना हो रही है। और आज नेतन्याहू जो 2 दिन के अंदर इस जंग को निपटाना चाहते थे, तख्ता पलट करना चाहते थे, आज वो दुनिया के नेताओं से मदद मांग रहे हैं। ये उनकी हालत है। मुश्तबा खामनेई के बारे में बहुत कुछ आपने बताया, और
जो आपने जानकारियाँ शेयर करी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपने इन जानकारियों को सामने रखा, लेकिन मैंने भी आपसे वो सवाल नहीं पूछे कि किस लोकेशन पे कहाँ है। तो उसकी दाद भी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं भी 28-30 बरसों से मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि लोकेशन नहीं पूछनी चाहिए जंग में। लेकिन हाँ, ये आपने बताया कि किस तरह से फैसले हो रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से सारे फैसले मुज्तबा खामनेई ले रहे हैं। हालाँकि आपने माना कि वो इंजर्ड हुए थे, इंजर्ड तो हुए थे, लेकिन अब शायद रिकवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अमरीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस थैंक प्रोग्राम, यू। रिवीलिंग सो थैंक मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।